नमस्ते साथियों, मेरा नाम प्रशांत है। अ, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा-सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा पूरा नाम प्रशांत पाठक है। मैं बेसिकली छतरपुर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। वर्तमान समय में मैं प्राइवेट नौकरी में एज़ अ केमिकल इंजीनियर मतलब मैनेजर पोस्ट पे यहाँ गुजरात में कार्यरत हूँ। मैंने ग्रेजुएशन बीई किया है ग्वालियर से और लास्ट 13.5 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। मैं एक चैनल बनाया था 1 साल पहले यूट्यूब पे और चैनल का नाम रखा था मध्य प्रदेश पीएससी वालों का अड्डा। अड्डा नाम रखने के पीछे रीज़न वही था कि जनरली जब हम मध्य प्रदेश में मतलब जन्म लेते हैं, फिर मध्य प्रदेश में बड़े होते हैं, फिर मध्य प्रदेश में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो जो हमारी मित्र मंडली होती है उसके बीच में जनरली एक कीवर्ड रहता है कि कहाँ मिल रहे हो, तो वो कहते हैं आओ अड्डे पे आओ। कोई कहता है यार नहीं यार तुम्हारे अड्डे पे आज चाय पियेंगे, तो ये कहते हैं नहीं यार तुम्हारा वाला अड्डा ज़्यादा अच्छा है, कहते हैं नहीं आपके मोहल्ले का अड्डा ज़्यादा अच्छा है। मतलब अड्डा मतलब एक जगह जहाँ पे हमारा मिलना तय है और जहाँ पे जहाँ का ऑब्जेक्टिव भी सभी लोगों का एक ही है कि मतलब हमें उस जगह बैठ के बातें करके थोड़ा सुकून महसूस होता है और थोड़ा मतलब हल्कापन महसूस होता है या हम अंदर से खुश हो पाते हैं, इसलिए हमने अड्डा बोला उसको। जनरली का अड्डा ऐसी जगह होती है जहाँ पे आदमी बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है और फिर अपने रिफ़्रेश माइंड के साथ किसी काम में लग जाता है और अड्डे पे की गई बातें आदमी को कभी भूलती भी नहीं है। आप 4 साल बाद बात करोगे कोई इंसिडेंट की, तो अगर किसी पर्टिकुलर किसी प्लेस पे जिसको एमपी की टर्मिनोलॉजी में अड्डा बोलते हैं, जब आदमी पढ़ता है तो एक जगह बनाता है अड्डा। तो अगर आप जब कोई इंसिडेंट रिकॉल करना चाहेंगे या उसको याद करना चाहेंगे, तो अगर वो इंसिडेंट किसी अड्डे पे हुआ होगा या किसी प्लेस पे हुआ होगा जिसको पीएससी की लैंग्वेज में अड्डा बोलते हैं। पीएससी की लैंग्वेज तो गलत बोलना चाहिए, मतलब मध्य प्रदेश के छात्र जब पढ़ते हैं या दोस्त जब मिलते हैं तो वो एक अड्डा बना लेते हैं। तो उसको उस जगह पे अगर वो इंसिडेंट या वो घटना जिसको हम रिकॉल करना चाहते हैं और वो हुई होती है, तो हमें तुरंत याद आ जाती है कि नहीं यार हम वहाँ पे थे, इसलिए हम उस दिन वहाँ बैठे थे और वहाँ पे जहाँ पे कन्फर्म है कि वो चाय वाला था, उसके यहाँ से चाय आई थी और उस समय तुमने ऐसा बोला था। फिर मैंने वहाँ पे तुम्हें रिप्लाई दिया था, फिर वहाँ पे वो मेरे से मिलने आया था, वो मिलने आई थी। तो आदमी को वैसा याद होता है, इसीलिए अड्डा। ये तो जस्ट एक थोड़ा-सा माहौल अच्छा करने के लिए थोड़ा अड्डे की डेफ़िनेशन अलग-अलग तरीके से मैंने दी। हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट में कुछ और हो अड्डे का डेफ़िनेशन, बट इन जनरल जो मैंने अपनी स्टडी लाइफ़ में यूज़ किया तो मैंने आपको बताया। तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अभी रहा सवाल पीएससी का चैनल बनाने का या पीएससी की बात क्यों कर रहे हैं आप? आप हैं कौन? आप पीएससी की बात ही क्यों कर रहे हैं? आपको पीएससी के बारे में क्या पता है? आप पीएससी को कब से जानते हैं? तो शायद ये शौक़ हमें पढ़ाई की उम्र निकलने के बाद हुआ। अभी हमारी उम्र 35 साल है। पीएससी दिया पहली बार 2018 में, सिर्फ दिया फॉर्म भर के। जब मतलब आप कैलकुलेट कर लें 6 साल कम, मतलब 29 साल के थे। फिर 19 में थोड़ा पढ़ के दिया, फिर कोविड आ गया, फिर उसके बाद कोविड के बाद सिलेबस भी चेंज हुआ 20 में। मतलब पहले तैयारी शुरू कर दी थी पर ने ओल्ड सिलेबस से, जहाँ वो एक्ट्स आते थे, 3 एक्ट आते थे, स्पोर्ट्स का भी पोर्शन आता था। फिर 20 में सिलेबस चेंज हुआ, फिर एग्ज़ाम 20-21 में नहीं हुए, वो कोविड ड्यू टू कोविड 21 में एग्ज़ाम होने शुरू हुए। 20 में शायद एग्ज़ाम नहीं हुआ था। 20 का एग्ज़ाम भी 21 में हुआ था। 22 में 21 का एग्ज़ाम हुआ। 23 में 22 का भी एग्ज़ाम हुआ। 23 का भी एग्ज़ाम हुआ। 24 में 24 का एग्ज़ाम हुआ, जो अभी हुआ। तो मैंने 18 तो ऐसे ही दे दिया था
19 थोड़ा सा पढ़ के दिया। हाँ, 20 का एग्ज़ाम मैंने मेंस पढ़ के दिया था जो 21 में हुआ था। मतलब मैंने 20 का मेंस, जिसमें पेपर 3 का वो 300 मार्क्स का पूरा 10 यूनिट, और आपका ये जो अपना इकोनॉमिक्स का पोर्शन कम कर दिया गया था, प्लस आपका यूनिट 4, यूनिट 5 हिंदी, फिर आपका मतलब सारे जो ओल्ड सिलेबस था पूरा कंप्लीट करके दिया था। फिर उसके बाद 20 का पेपर एक ऐसा पेपर था तो कंसेप्चुअल भी था थोड़ा, बट नहीं हुआ सिलेक्शन। तो 19 दिया, 20 दिया, 21 दिया, 22 दिया, अच्छे से दिया, 20, 21, 22, 3 साल का एग्ज़ाम, बट प्री नहीं निकला। 20 में पेपर टफ था, 21, 22 में कट ऑफ ज़्यादा था, मतलब मैं उतना तैयार नहीं था। हाँ, नौकरी कंसिस्टेंटली डेली जा रहा हूँ, डेली जॉब जाता हूँ, उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें ही पढ़ता हूँ। और जॉब वो भी प्राइवेट जॉब, और वो भी फील्ड जॉब, मतलब कोविड हो या कुछ भी हो, नो वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो ये जस्ट मैं बता रहा था कि मैंने चैनल क्यों बनाया। आप पूछ सकते हो आप पीएससी की बात क्यों कर रहे हो यार, यूट्यूब पे आ गया, आप हो कौन, आप क्या जानते हो पीएससी के बारे में, इसलिए मैंने बताया। तो कोई मार्कशीट नहीं है जिसमें लिखा हो कि प्री निकला है या प्री क्वालिफाइड है, कोई मेंस का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, लेकिन 2020 का मेंस का पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ था। फिर 2024 में, 23 में दिया नहीं, 24 में फिर सिलेबस चेंज हुआ। सिलेबस चेंज हुआ तो फिर लोग बोले यार बहुत कठिन हो गया पीएससी, लेकिन लगभग 1 साल पढ़ाई फिर नहीं की। फिर 24 में कुछ पर्सनल रीज़न थे कि मार्च तक नहीं पढ़ सकता, घर पे कुछ काम था मेरे, मार्च एंड तक, होली के बाद तक। फिर सिलेबस को समझा मार्च एंड में, होली की छुट्टी में घर पे बैठ के थोड़ा समझा उसको। समझा तो सिलेबस को थोड़ा जोड़ा गया, थोड़ा तोड़ा गया, थोड़ा जोड़ा, थोड़ा मरोड़ा गया। मतलब कि मतलब जिसने डिटेल में समझा होगा उसको मैं जो 2-4 बातें बोलूँगा वो समझ में आएंगी। सोशोलॉजी जोड़ दी गई पूरी यूनिट, पूरी मतलब 5 यूनिट। फिर उद्यमिता जो पहले पेपर 4 में सिर्फ एथिक्स आती थी, अब एंटरप्रेन्योरशिप भी आएगी। फिर आपका पेपर 5 में ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ, 6 में कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ, इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ गया, मेंस में भी प्री में भी। थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री को, सॉरी वर्ल्ड जोग्राफी को पूरा हटा दिया गया। वर्ल्ड हिस्ट्री को तो पहले हटा दिया था 2020 में, जोग्राफी को 2024 में पूरा हटा दिया गया। ये थोड़ा मैं इससे कन्विंस नहीं हूँ, बिकॉज जब आप इंडियन जोग्राफी के जो टॉपिक्स देखेंगे ना, आप बोल रहे हैं आपको जलवायु पढ़ना है एक साइड, ठीक है साहब, जलवायु पढ़ लेंगे। आप क्लियर मेंशन कर रहे हैं अल्नीनो लानिनो पढ़ना है। ये 2 घटनाएं ऐसी हैं जिनका डायरेक्ट संबंध या जिनका सीधा सीधा संबंध भारत की जलवायु से है। अल्नीनो लानिनो में से जो भी घटना घटेगी उससे निश्चय होगा कि भारत में आने वाले मानसून पे क्या प्रभाव होगा। वो मतलब प्रतिकूल होगा, अनुकूल होगा, मतलब वो अच्छा होगा, बुरा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो ये दोनों चीज़ें डिसाइड करती हैं। अब वो दोनों चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी कि कैसे आपका मतलब विंड मूवमेंट, पवन की मूवमेंट कैसे है, कैसे हवाएं बदलती हैं, ऐसा क्या होता है कि लालिनो ईयर होता है, ऐसा क्या होता है कि अल्लीनो ईयर होता है। बट वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, बट वो पढ़ना है आपको, वो आपके सिलेबस का पार्ट है, प्री का भी मेंस का भी। हाँ, बट कुछ चीज़ें बहुत अच्छी ऐड की गई, जैसे हरित क्रांति ऐड किया गया एक आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट तो पहले भी था, अभी भी उसको जोड़ा है, जीपीएस जीआईएस तो पहले भी था, अभी भी जोड़ा है। तो ये मैं आपको बताया केवल कोर कोर क्या क्या चेंज किया गया। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात ऐसी है कि जब पहला एक ही वीडियो है मेरे चैनल पे जो कि मैंने 2024 के प्री के बाद बनाया था, वो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि 24 मैंने दिया है, 1.5-2 महीने पढ़ के कुछ 61 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हैं इसके एग्ज़ाम में। कट ऑफ 79 ऑप्शनल और 80 में आपका रेगुलर के लिए गया है। तो मैंने सोचा कि 24, क्योंकि मैं सिलेबस पढ़ाई से जुड़ा हूँ, 1 साल का ब्रेक है, सिलेबस थोड़ा बहुत प्लस माइनस चेंज हुआ है। तो जब आप एक बार इस रास्ते से गुजर जाओ, 2 साल करीब आसपास मैंने 2-2.5 साल अच्छा खासा तैयारी किया जॉब के साथ, इवनिंग टाइम में पूरा कोचिंग लेके, पूरे नोट्स बना के। तो आप उसके बाद अगर आप वापस से इसको 1-1.5 साल बाद भी आप, जो मैंने पर्सनल महसूस किया, आप पढ़ोगे
तो बहुत क्विकली आप रिवाइज़ कर पाते हो। कोई भी टॉपिक आप उठाओगे जो आपने पढ़ा हुआ है, तो जैसे ही आप उसको रिवाइज़ करने बैठोगे तो आपको वो सारी चीज़ें दिमाग में आएँगी जो आपने एक्चुअली स्टडी की थी, तो आप जल्दी रिवाइज़ कर पाओगे। तो मैंने सोचा था कि 24 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया प्री, इधर मेंस पे फोकस करेंगे। जो मेंस के नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं उनको प्री के अनाउंसमेंट से पहले ख़त्म कर लेंगे। प्लस प्री में ख़ास तौर से एमपी का वेटेज 40% 45% का वेटेज है, तो उसको एमसीक्यू डेली हम अटेंड करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे बुक में, और उसको अपने चैनल के कमेंट्स वाले सेक्शन में डालते रहेंगे क्विज़ बना के। तो मैंने ये भी बोला था कि मैं क्विज़ के फॉर्म में डालूंगा, 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन करेक्ट होगा, करेक्ट का भी डिस्क्रिप्शन दूंगा, और जो ऑप्शंस अदर दिए गए उनका भी डिस्क्रिप्शन दूंगा। अगर वो किसी मतलब एक्चुअल वो सही ऑप्शंस हैं तो कहीं ना कहीं फिट होते हैं तो, और जो डिस्क्रिप्शंस दूंगा मैं आपको, मतलब जो विवरण उसका दूंगा, वो विवरण एकदम शॉर्ट एंड स्वीट डेटा के साथ होगा, कि उसमें ऐसा नहीं पूरा लिखूंगा कहानी जैसा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट समझ सकें आप। केवल आपको फिर 2 नंबर और 5 नंबर के आंसर लिखने में जो पिक्टोरियल फॉर्म अपन यूज़ करते हैं, मतलब कि कोई आकृति बनाना, कोई सिमेट्री बनाना, ट्रायंगल बनाना, जिसमें भी अपन उस चीज़ को समझाना चाहते हैं अपनी बात को, वो बस आपको बनाना रहता है और आप सीधा डेटा वहाँ से उठा के उसको डाल के 2 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आप लिख सकते थे। बट समहाउ हम वो भी नहीं कर पाए, तो वो फैक्ट है, नहीं किया। लेकिन हाँ, 50-60 क्वेश्चन मैंने कुछ डाले हैं, और वो उसी तरह से डाले हैं जो मैंने बोला था, आप जाके चेक कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। फिर हाँ, मैंने इंडिविजुअल जो मेरे एक सर हैं, मतलब उनकी कोचिंग है इंदौर में, डायरेक्टली तो कभी नहीं मिला, बस फ़ोन पे ऐसे बात हुई और कोचिंग लगाई थी। उनसे वापस से मैंने उनका कोचिंग रिज्वाइन किया, सोशियोलॉजी को पूरा ख़त्म कर लिया, जिसका प्री के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी सी पड़ी, वो उद्यमिता, मतलब अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो एक होता है बिजनेस, एक होता है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर और बिजनेस में अगर कोई डिफरेंस मुझे बहुत सिंपल सा है। बिजनेस है कि एक किराने की दुकान है, वो मैंने भी खोल रखी है, कल आपके दम मन हो आप भी खोल लोगे, परसों तीसरे का मन हो तीसरा भी खोल लेगा, तो अपन सब बिजनेस कर रहे हैं। उससे अपन क्या कर रहे हैं, समाज में जो लोग रह रहे उनको सामान उपलब्ध करा रहे हैं। मेरी किसी और एरिया में होगी, आपकी किसी और एरिया में होगी, तीसरी किसी और एरिया में होगी, बट हम भी चावल बेचेंगे, आप भी चावल बेचोगे, तीसरा भी चावल बेचेगा। उससे समाज की कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं होगा, केवल उनकी जो आवश्यकता है उसको आप पूरा कर रहे हैं, और इजीली रिसोर्स अवेलेबल करा दे रहे हैं आप आसपास के लोगों को, दूर वाले लोगों को वो भी लेना देना नहीं है। उद्यमशीलता जो है या एंटरप्रेन्योरशिप है, वो क्या है? जैसे जोमेटो मोस्ट ट्रेंडिंग, स्विगी मोस्ट ट्रेंडिंग, ये उद्यमशीलता है। पहले मन है, आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, मन है कि नहीं यार, अच्छे कपड़े नहीं पहनना है, तैयार नहीं होना है, बट होटल का खाना खाना है। तो क्या करना है, बाइक उठाना है, कार उठाना है, होटल पे जाना है, पार्सल काउंटर पे बताना है, पार्सल लेके वापस आना है, फिर घर पे खाना है, टाइम देना है, प्लस जो भी आपका कॉस्टिंग रहेगा ट्रैवलिंग का, डीजल पेट्रोल, वो आपको देना है, जाना है आना है ट्रैफिक से गुजर के, या ट्रैफिक नहीं है तो फ्री ऑफ, मतलब फ्री ऑफ ट्रैफिक में जाना है रोड पे। एक पेन है, होटल जाना पेन नहीं है, तैयार होके होटल जाना मन है, पेन नहीं है। घूमने जाना ही है तो होटल में खाना है, पेन नहीं है। बट नहीं जाना है, घर पे लाके होटल का खाना है, क्योंकि घर पे बनाने का मन नहीं है, या वो चीज़ खाने का मन है घर बैठ के। किसी ने दिमाग लगाया पब्लिक का पेन क्या है, उसने सोचा ये नहीं यार, जोमेटो, बारिश हो रही, पकौड़े, जोमेटो ऑर्डर, घर पे चाय बना लो, जोमेटो से पकौड़े आ गए। ये है उद्यमशीलता। वो भी बिजनेस ही कर रहा है ना जोमेटो वाला, मतलब आप जोमेटो को पे कर रहे, जोमेटो होटल को पे कर रहा, बीच में जोमेटो कुछ पैसे ले रहा है, जिसमें वो बंदा रख रहा है,
वो आपको घर पे आके एकदम गर्म फूड दे रहा है, आप वही होटल का खा रहे हैं, ऑथेंटिकेटेड है वो वहाँ से लेके आ रहा है, क्योंकि होटल का बिल भी लेके आ रहा है वो आपके पास। आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जोमेटो बहुत, मतलब कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ज़्यादातर चीटिंग नहीं होती है। तो बिजनेस हुआ, व्यापार हुआ, किसी आदमी के पास पैसा जाएगा, उसका बिजनेस होगा, बट आम जनता का एक समस्या का समाधान होगा। जब आप दोनों चीज़ों को जोड़ दोगे ना, वो कहलाती है एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमशीलता। वो मैंने जस्ट, वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जस्ट एक बात हुई तो मेरे को लगा कि बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया। तो ये 2 चीज़ मैंने कंप्लीट की अभी कुछ समय में, कुछ कुछ चीज़ें बाकी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कंप्लीटेड इन दीज 2 टॉपिक्स। फिर अभी वापस से नोटिफिकेशन दिवाली के पहले आ गया, तो अभी वापस से मैंने बैठ के एक प्लान बनाया कि प्लान उनके लिए है जिनको पीएससी की अच्छी खासी समझ है, मतलब पीएससी से जुड़े हैं, पीएससी के नेचर को जानते हैं, पीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है जानते हैं, पीएससी एग्ज़ाम में कंसेप्चुअल और फैक्ट का जो रेशियो वो जानते हैं, पीएससी से 3-4 साल से जो बदलाव पैटर्न दिख रहा है वो आप जानते हैं। उसके लिए आपको पीएससी के सिलेबस की अच्छी खासी समझ है। तो टोटल पीएससी में ये जो एग्ज़ाम होगा, ये 2 तरह की नोटिफिकेशन आएंगी। तो स्टेट सर्विसेज, दूसरा स्टेट प्लस फॉरेस्ट सर्विस का। कुछ लोग स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ लोग फॉरेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ लोग दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। जो लोग दोनों के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए दोनों पेपर ज़रूरी होते हैं, मतलब GS1 GS2 जो 2 पेपर्स होते हैं प्री में, ज़रूरी स्टेट सर्विसेज वाले के लिए भी होते हैं। लेकिन स्टेट सर्विसेज वाले को पेपर 2 में केवल पासिंग मार्क 30 क्वेश्चन ही सही करने होते हैं, बट फॉरेस्ट सर्विसेज वाले को उसमें भी अच्छे नंबर आने होते हैं, क्योंकि उसकी रैंकिंग जो होती है या जो कट ऑफ होता है वो डिसाइड फर्स्ट और सेकंड पेपर के मार्क्स पे होता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक ज्ञान। अभी बात करते हैं कोर चीज़ पे। टोटल 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट में से 3 यूनिट पूरी प्योर एमपी हैं, 2 यूनिट मिक्स्ड एमपी हैं, मतलब उनकी शुद्धता 50% मध्य प्रदेश की है, 50% भारत की है। तो उनको 50-50% जोड़ दो तो एक और बन जाएगा, मतलब टोटल 4 यूनिट हो गई एमपी की, लगभग 40 क्वेश्चन। फिर करंट अफेयर यूनिट 8, जो कि 3 चीज़ें लिखी हैं, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर। तो 100 को आप डिवाइड करोगे 3 से, तो 33% वहाँ से। तो गिरी से गिरी हालत में 43 क्वेश्चन एमपी के आने हैं 100 में से। 43 क्वेश्चन में से अगर जैसे अपन सिर्फ एक सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं एमपीजी के, 43% क्वेश्चन का अगर आप, मैं कह रहा हूँ 40 पकड़ लो, 43 ही मत पकड़ो, 40% क्वेश्चन का, 40 क्वेश्चन का आप अगर 90%, उसमें भी 10% का मार्जिन ले लो आप कि 10% गलती होगी, पीएससी गलत बोल देगा, पता चला 2 क्वेश्चन आंसर, 1 क्वेश्चन का 2 आंसर मान लेगा, जैसे कि वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी नत्र बोल देगा कि बुंदेलखंड में भी होता है, मालवा में भी होता है, उसका मर्जी है, वो कर देगा भाई। तो 90% एक्यूरेसी पकड़ेंगे तो 40 का 90% 36 नंबर्स। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि आपको पता है कि 40 नंबर एक किताब से आने हैं और उसमें से 10% मार्जिन है गलत करने का। 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन है, मार्जिन नहीं है। अगर आप 36 क्वेश्चन यहाँ से सही करते हो तो बचे कितने आपको? 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में से कितने सही करने पड़ेंगे आपको? 60 क्वेश्चन में से कितने सही करने पड़ेंगे? 36 में आप जोड़ दो
44 क्वेश्चन तो करने 60 में सही। 70%, 70-72%, 30% का मार्जिन है वहाँ। 30% बहुत बड़ा मार्जिन होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। लास्ट जो ट्रेंड चल रहा है, जब वैकेंसी कम आ रही हैं और बच्चे भर भर के 3-3 4-4 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं। लास्ट ईयर सिर्फ 100 ही वैकेंसी थी। अगर वैकेंसी बढ़ गई, पेपर का लेवल थोड़ा बड़ा हो गया, तो फिर ये 80 भी नहीं, ये मैं जस्ट कैलकुलेटिव आपको वो बता रहा हूँ कि इस तरह का कुछ है पैटर्न। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन वाली बात। अभी लगभग 3 महीने हैं मोटे मोटी। 3 महीने के हिसाब से जो मतलब एक मैंने रफ प्लान बनाया कि अगर अपन आज है 21 नवंबर, तो 9 दिन अपन इसके पकड़ लें और 20 दिन दिसंबर के पकड़ लें। अगर अपन 20 दिसंबर तक, प्लान उसके लिए जिसने जानता है पीएससी को, सिलेबस को जानता है, पढ़ा हुआ सब। ऐसे नहीं कि आप मतलब मन हुआ मेरा वीडियो देख के या कहीं से बहुत बड़ा मोटिवेशनल वो देख के और बोले नहीं नहीं आप तो पीएससी निकाल देंगे, और वो ऐसा नहीं। ये मजाक नहीं है पीएससी। अभी प्लान उसके लिए, मतलब प्लान नहीं, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर फाइट देनी है, मतलब 3 महीने में फाइट दे सकते हैं आप अच्छी खासी। वो तो फिर लाख एक पता चले 79 क्वेश्चन सही हुए, एक गलत हो गया तो बाहर हो गया। लेकिन आप 79 तक पहुंचने वाला भी उतना ही पड़ता जितना 85 वाला पड़ता है भाई। जिसके 90 भी क्वेश्चन सही होते हैं ना, वो भी उतना ही पड़ता जितना 79 वाला पड़ता है। तो थोड़ा लक फैक्टर तो हमेशा रहने वाला है एग्जाम में। लेकिन अगर आप चाहो कि 79 तक, मतलब उस रेंज में कैसे पहुंचने का है, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल जो मैंने एक अप्रोच, मतलब ऐसा सोचा है कि ऐसा मुझे करना होगा। अगर ऐसा कोई भी करेगा तो वो शायद फाइट कर पाएगा। किसी चीज़ की लाइफ में कोई गारंटी नहीं होती, कोई दवाई नहीं होती, कोई प्रोसीजर नहीं होता। एग्ज़ाम का नहीं, दुनिया में किसी भी चीज़ का। मैं 13.5 साल से जॉब कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे नीचे हैं काम, मेरे बॉस भी हैं। तो लाइफ में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती कि अभी यही होगा, नहीं आप ऐसा करोगे तो एसओपी में लिखा है कहीं लिखा है, कुछ मतलब नहीं है। प्रैक्टिकली जब आप करने बैठते हो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वो लक फैक्टर आपका 10% आपको छोड़ देने का है। लेकिन अगर आपको फाइट करनी है तो 20 दिसंबर तक आपका एमपी जीके कंप्लीट हो जाना चाहिए। पेपर 2 एमपी का हिस्ट्री। एमपी की हिस्ट्री में पुराने घटनाक्रम हिस्ट्री के, पूरे राजवंश, फिर आपका स्वतंत्रता संग्राम में जो भी सहयोग हुआ, लोक साहित्य लोक कला, मध्य प्रदेश के साहित्यकार, पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, यूनेस्को साइट, पर्यटन साइट, मेले, साहित्यकार हो गए, मेले हो गए, ये कुछ ऐसे टॉपिक है। मतलब 95% कवर हो गया है यूनिट 2। ये 1 हफ्ते में हो सकता है, जिसने पढ़ा है, जिसको बैकग्राउंड पता है उसके लिए भाई। यूनिट 4 ज्योग्राफी 1 नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरी, फिर वन संपदा, नदियाँ, नदियों के साथ आप नहरें, मतलब सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना के साथ ही आप क्लब कर लें नदियों की बहुउद्देशीय परियोजना, प्रोजेक्ट ऑफ द रिवर्स, प्लस आपका खनिज कृषि, आपका खनिज कृषि हो गया, और आपका एनर्जी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, मतलब गैर परंपरागत और परंपरागत स्रोत ऊर्जा के, ये ज्योग्राफी का एक पार्ट है। यूनिट 10 जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। संविधान में जनजातियों का क्या क्या प्रावधान दिया गया है, भौगोलिक विस्तार एमपी में जनजातियों के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है। जनजातियों का मध्य प्रदेश में जनजातियाँ का जो भौगोलिक आपने विस्तार पढ़ा है उसमें आपको पता चलता है जनजातियाँ कहाँ पे क्या क्या हैं, कौन कौन सी मेजर जनजातियाँ हैं, कौन सी पिछड़ी जनजातियाँ हैं, कौन सी घुमंतु जनजातियाँ हैं। जब जनजाति पढ़ेंगे तो उनकी कला, उनके उत्सव, उनके पर्व, उनके रीति रिवाज, उनके त्यौहार, ये साथ में पढ़ लेंगे। प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व,
जिनने स्वतंत्रता में सहयोग किया हो। फिर उसके बाद मान लो, देखो आप उसको भी 3 काल में बाँट के रख लो कि मतलब जब हिस्ट्री का जो है ना मॉडर्न एरा जब शुरू हुआ तो 1857 में किसने दिया, उससे पहले किसी ने विद्रोह में साथ दिया। उसके बाद मान लो कि 1857 के बाद जब देश आज़ाद हो गया तो संविधान ने बोला कि नहीं भाई, इन जनजातियों को अपन को मुख्य धारा से जोड़ना है। तो संवैधानिक उपचार के जो प्रावधान हैं जनजातियों के लिए, उसमें हर जगह सीट रिजर्व्स हैं जहाँ जनजातियों की संख्या ज़्यादा है। तो फिर कुछ जनजातीय व्यक्तियों ने क्या किया कि वो जनप्रतिनिधित्व बने, वहाँ से मतलब एमएलए बने, आपके इसके सांसद बने। तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। कुछ जनजातीय व्यक्तित्व ने क्या किया कि जो उनके आर्ट एंड कल्चर है, जैसे पिथौरा चित्रकला, भूरीबाई, बैगा माली हैं, बैगा की आर्ट है वो है, ये सारी लोगों ने जिनने अपनी आर्ट कला को सुरक्षित रखते हुए भी नाम रोशन किया, जनगण सिंह श्याम। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ये प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व हो जाएंगे। अभी यूनिट 10 में मेरे हिसाब से संग्रहालय और उनके स्कूल, उनके कॉलेजेस जो भी हैं, संस्थान जो भी हैं, एक तो मंत्रालय है, जनजातीय मंत्रालय, बिकॉज अपने पास 21% के अराउंड में जनजातीय जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। तो यूनिट 10 हो गया। यूनिट 5 में 2 ही चीज़ें हैं आपको, मतलब अपना राज्यपाल मंत्री परिषद पढ़ना है, हाई कोर्ट पढ़ लेनी है। फिर आपको पंचायत और फिक्स से पंचायत से एक क्वेश्चन, एक नगरीय निकाय। देखिए, राज्यपाल, प्रमुख सचिव, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, सॉरी हाई कोर्ट का सीजीआई, मुख्यमंत्री, इन सब से दो मतलब 20, 21 में, 22 में बहुत क्वेश्चन आए कि अपने यहाँ का ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री जो राज्यपाल रहा, यहाँ का ऐसा कौन सा मतलब मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट के जज थे, प्रमुख जज जो संविधान सभा में मेंबर रहे। आप नाम जानते हो, मैं आपको क्वेश्चन जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि पहले क्वेश्चन आए, 2 साल से क्वेश्चन आना बंद है 23-24 से। तो एक्सपेक्टेड है कि इस बार वो क्वेश्चन आएँ, तो वो आप थोड़ा देख लें। फिर ये जो नगरीय निकाय तो मैंने आपको बोल ही दिया, उसके आर्टिकल्स देख लें आप कि कौन सा आर्टिकल बोलता है कि जनजाति को मतलब फॉर एग्जांपल मैं जनजाति पे इसलिए चला गया कि कौन सा आर्टिकल बोलता है कि उनको जनजाति को वहाँ पे आरक्षण है, मतलब एग्जाम्पल। फिर आप सुशासन एक टॉपिक ऐड हुआ है 2024 में, वो देख लें। तो पॉलिटी खत्म हो जाएगी, लगभग 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ से 4 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा बड़ा पोर्सन है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, मतलब सतत विकास के जो गोल हैं यूएन के, वो दिए हैं। तो उसके लिए अपना जो नीति आयोग है वो इंडेक्स निकालता है बहुत सारे। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि मध्य प्रदेश की जिसमें रैंकिंग अच्छी है वही जनरली पूछा जाता है। वो एक मतलब एमएसएमई करके जो डिपार्टमेंट है उसका, मतलब मीडियम स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाला, मध्य प्रदेश के ये उद्योग कौन से, मध्य प्रदेश में खनिज कैसे की रैंकिंग क्या है, फिर मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग कौन सा, एक टॉपिक अलग से है उद्योग में। फिर मध्य प्रदेश में कारखाने जो तो मतलब हैं ही अपने गवर्नमेंट के कारखाने कौन से हैं। और आपको मतलब इकोनॉमिक्स में सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगी, और मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक्स बड़ा है। फिर मैं पॉपुलेशन भूल गया, पॉपुलेशन एक पार्ट है जो कि ज्योग्राफी का है मध्य प्रदेश का, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मतलब मैंने आपको 40 नंबर का मध्य प्रदेश बता दिया। अभी 40 नंबर का मध्य प्रदेश आप 20 दिसंबर तक ख़त्म कर दो भाई साहब, आप 20,000 आदमी से आगे हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने 40 दिन में मध्य प्रदेश के ये मतलब 20 दिसंबर तक अगर आपने ये फिनिश कर दिया, आप 20,000 आदमी से आगे हो जाओगे तुरंत के तुरंत। ऐसा मेरा प्लान है। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, कुछ अगर होगा शॉर्ट वीडियोस के रूप में। मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, ये एक ही बड़ा वीडियो है। फिर तो मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि ये ऐसे ऐसे आप याद कर सकते हैं, दैट्स ऑल। मतलब बहुत छोटा सा टॉपिक, शॉर्ट वीडियो में आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं। फिर ये ख़त्म करें आप, इसके बाद आप चले जाएं 20 तारीख से, और 20 दिसंबर से 14 जनवरी तक का टारगेट लें आप। उसमें आपका यूनिट 5 का जो बचा हुआ पॉलिटी है, यूनिट 6 का बचा हुआ इकोनॉमिक्स है, यूनिट आपकी 3 इंडियन ज्योग्राफी है। 3 यूनिट एकदम थोरली कंप्लीट हो जाए। यूनिट 1 बहुत बड़ी है, इंडियन हिस्ट्री, उसमें से आप की टॉपिक्स निकाल लें, जैसे वेदांत वगैरह जो ऐड हुए ऊपर वाले टॉपिक्स, उसमें से की टॉपिक्स निकाल लें आप। फिर आप निकाल लें कि आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश का कैसे कैसे हुआ, कि मतलब पृथक्करण कैसे हुआ, वो सब जो कमेटियाँ बनी,
जब मतलब राज बने, फजल अली आयुब वगैरह बने, वो एक टॉपिक अलग से दिया गया। फिर थोड़ा सा आप मतलब स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ लें, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं हमेशा। बट मॉडर्न और मतलब क्या कहना चाहिए कि मॉडर्न में ज़्यादा मत घुसें, बहुत टाइम ना दें, और मतलब मिडाइवल में ही बहुत ज़्यादा टाइम ना दें। आप सिलेक्टेड कुछ टॉपिक पकड़ लें जो पढ़ लें आप, क्योंकि उसको ज़्यादा पढ़ने से भी कुछ नहीं होने वाला। बट टारगेट रखें कि 14 जनवरी मैक्सिमम तक आपका ये सब खत्म हो जाए। फिर जो बचे हुए आपके पास 15 दिन हैं, आप बहुत आगे आ चुके हो अभी। अब जो बचे हुए 15 दिन हैं, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि 14 जनवरी से आपको करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देना पड़ेगा डेली बेसिस पे 2 घंटे के लिए। मैगजीन्स उस समय मैं आपको बता दूंगा, मार्केट में वैसे परीक्षा धाम भी निकालने वाली यूनाइटेड की, और भी रहेगा तो स्पीडी है, या फिर मैं उस समय थोड़ा और रिव्यू कर लूँगा, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा कौन सी आप ले लें। 15 तारीख से डेली 2 घंटे आप करंट अफेयर पढ़ें, और 15 से 31 जनवरी तक 16-17 दिन होते हैं। 16-17 दिन में आप एक हफ्ते यूनिट 7 पढ़ लें। आप पुराने हैं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ वीडियो में, पुराने हैं, आप सब पढ़ चुके हैं, आप सारी चीज़ जानते हैं, आपके नोट्स तैयार हैं, आपको रिवाइज़ करना बहुत अच्छे से। 15 दिन में से आप 7 या 8 दिन आप यूनिट 7 पढ़ लें, और 5 दिन, बल्कि आप 10 दिन यूनिट 7 पढ़ लें, और 5 दिन आप यूनिट 9 पढ़ लें। पुराने हैं आप, आपने सब पढ़ा हुआ है। नोट्स अपडेट कर लें, करंट में क्या क्या जुड़ा है, एआई का नया कुछ आया है क्या, रोबोटिक्स में कुछ नया आया है क्या, ई गवर्नेंस में कुछ नया आया है क्या, कंप्यूटर बेसिक के क्वेश्चन लगा लें, और आईसीटी के बारे में कुछ नया पढ़ लें, अगर गवर्नमेंट ने कुछ मतलब न्यू इनिशिएटिव्स लिए हैं तो खास तौर से। क्योंकि वो यूनिट मतलब वो करंट अफेयर भी पूछा जाता है उस यूनिट से, और वो बेसिक भी पूछे जाते हैं उस यूनिट से। तो मेरे हिसाब से आप 31 जनवरी को आपके पास कोई काम नहीं होगा, सिर्फ साथ में जो 2 घंटे करंट अफेयर्स है वो पढ़ते रहें, और ऑब्जेक्टिव लगाते रहें। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा प्री नहीं निकला, कि जिस साल में सिर्फ 10 या 12 दिन फुल सिलेबस छोड़ के सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाऊंगा, तैयारी पे तभी आता हूँ, 1 मिनट, ऑब्जेक्टिव जब लगाऊंगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, मतलब पहले 7 दिन मान लो पकड़ा, एक दिन सिर्फ यूनिट 1 के ऑब्जेक्टिव लगा रहा हूँ, एक दिन सिर्फ यूनिट 2 के लगा रहा हूँ, ऐसे 10 दिन ऑब्जेक्टिव लगा लूँ मैं। और बचे हुए 3-4 दिन में एक दिन में मैं 3-3 यूनिट का ऑब्जेक्टिव लगा लूँ, तो मैं मानता हूँ कि मेरा उस साल प्री निकल जाएगा। ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, अभी पढ़ाई पे आ रहा हूँ। पढ़ाई पे कैसे, जैसे बात हो रही कि आपका पहले से तैयारी है, आप पीएससी से जुड़े हुए, आपके नोट्स हैं, आप जानते हो, सब कुछ आपको पता है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, उस केस में आप एक काम कर सकते हो, मतलब मैं जो करने वाला हूँ, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टॉपिक उठाया कि मध्य प्रदेश की नदियाँ, मेरे पास मैंने ग्राफ से पढ़ा हुआ है पूरा एमपी, मतलब कुछ शायद कुछ भी ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो नोट्स में है, शॉर्ट नोट्स है, बाकी पूरा ग्राफ में एमपी है मेरा, फुल ग्राफ में। मैंने एमपी में मान लो नदी उठाई, नर्मदा नदी, जस्ट ग्राफ देखा, कहाँ से शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई, कितनी इसमें मतलब नदियाँ जुड़ती हैं, फिर ये किस रास्ते से निकलती है, मतलब फिजिकली इस जब ये प्रैक्टिकली बनी तो इसमें कैसे कैसे बनी, और करंटली इसमें कौन कौन सी सिटीज़ आपस आसपास के डेवलप हो गई, मतलब जितने इफेक्ट उससे बन सकते हैं, कौन कौन से जलप्रपात हैं उसमें, उससे बने कौन कौन से बांध हैं, वो कौन कौन सी परियोजना हैं जो कि एमपी, यूपी, बिहार, और जैसे इसमें तो राजस्थान भी है, जो एक लास्ट क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2024 में, सदा सरोवर में, यहीं मैं वहीं पे हूँ, भरूच ज़िले में सदा सरोवर जहाँ पे, तो वो मतलब अब मैंने थोड़ी मतलब ऐसे पढ़ लिया कि मतलब मध्य प्रदेश कितने ज़िलों से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, तो जलप्रपात कितने हैं, तो कितना बड़ा जलप्रपात है, तो कितना वाटर वॉल्यूम है, तो खंबाती खाड़ी मिलती है तो क्या बनाती है, तो खंबाती खाड़ी में कहाँ पे मिलती है, तो कितने किलोमीटर रहती है, मध्य प्रदेश में कितनी है, महाराष्ट्र में कितनी है, गुजरात में कितनी है, फिर सबसे बड़ा डैम कौन सा है, मतलब ऐसे में फैक्ट बता रहा हूँ, ये मैंने कवर कर लिया। प्राकृतिक रूप में वो कौन सी घाटी में बहती है, फिर नर्मदा सोन से अलग क्यों हो जाती है, प्राकृतिक वो क्या विभाजन करती है। हाँ, आपने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कोई नदी मतलब क्या बोलना चाहिए कि डेल्टा क्यों बनाती है, और कोई नदी डेल्टा क्यों नहीं बनाती है, कोई एस्टुअरी क्यों बनाती है। ये मतलब अब वो तो नदी की बात हुई तो बता रहा हूँ, अगर आपने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तब वो चीज़ आपको समझ में आएगी।
कि नदी किस रास्ते से बह रही है, कितने फ्लो से बह रही है, कहाँ गिरेगी, नीचे जहाँ गिरने वाली है वहाँ क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि नदी क्या बनाएगी। ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है बंगाली खाड़ी में कि वह नदियाँ जाके डेल्टा बना रही हैं। प्रैक्टिकली जो कहते हैं ना, नेचुरली पृथ्वी ऐसी है, रास्ते ऐसे हैं, पानी स्लो होता है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब आप थोरली पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको। आपको तो बस इतना पता है कि यहाँ डेल्टा बनता है, यहाँ एस्चुरी बनता है। यहाँ भी कुछ लोग डेल्टा बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डेल्टा नहीं बनता इस साइड। तो जैसे आपने पढ़ लिया फैक्ट, अभी क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव बुक्स है, मतलब पुणेकर की भी है और आपकी घर परीक्षा धाम की भी है, जो भी आपको अच्छी लगे। मैं तो परीक्षा धाम से पढ़ता हूँ, टू बी फ्रैंक। परीक्षा धाम के ऑब्जेक्टिव बुक्स में जाने का है, नदियाँ टॉपिक उठाने का है आपको। आप चाहो एक टॉपिक के बाद उठाना चाहते हो तो फिर आपको नर्मदा नदी ढूंढना पड़ेगी वहाँ। आप चाहो तो दो अपनी 10-12 प्रमुख नदियाँ उनको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद जाओ ऑब्जेक्टिव लगा लो, एक दिन में आपका कवर हो जाएगा। पढ़ना उन्हीं नोट्स से। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, जैसे आप केवल फुली स्टूडेंट हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि उसके आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख लो, 2-3 वीडियो, फिर आप नोट्स में अगर कुछ प्लस माइनस करना है तो वो कर लो, फिर आप ऑब्जेक्टिव लगा लो। हमारे जैसे हो कि सुबह आप 8 बजे निकल गए, शाम को आप 6:30 बजे घर पहुँचे, 7:30 बजे, फिर आपके पास 1-2 घंटे हैं सोने से पहले, 3-4 घंटे, तो आप चुपचाप से अपने नोट्स पर रिलाई करो। बहुत से बहुत है तो उस नोट्स को बुक से टैली कर लो, कोई भी रेफरेंस बुक रखो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगा लो। ये पढ़ने का तरीका है। ये MPPSC का, MPGK के लिए नहीं, वो सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे यूनिट 9, चाहे यूनिट 7, चाहे यूनिट 10। तो आप इस तरह से कुछ इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी हाँ, अभी बात आएगी कि आपने इतनी देर ये कहानी सुनाई, ठीक है, आप को जो करना था आप करने वाले हो, आप करोगे नहीं करोगे वी डोंट नो, बट आपने सुनाई और हमने सुनी, तो आप करोगे उसका कुछ अपडेट, या आपको आप करोगे तो उससे हमें क्या मिलने वाला है, या आप यूट्यूब पे गाना क्यों गा रहे हो। तो मेरा ऐसा प्लान है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई भी चीज़ पढ़ी तो मैं उसको ग्राफ में एक छोटे से पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करूँगा। एक कहावत है, गागर में सागर भर देना, तो मैं ट्राई करूँगा वो गागर में सागर जो भरूँ वो आप सबके बीच ला सकूँ। कितनी बड़ी समस्या है, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्टिव है। जैसे आपको, मतलब आप एक एग्जांपल लेते हैं, फिटनेस के ऑब्जेक्टिव्स पे बात करते हैं, मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, ऑलवेज इसलिए बोल रहा हूँ। आपका वजन 100 किलो है, टारगेट 76 किलो पे आने का है। ऐसा हो जाएगा 100 के बाद सीधा 76 आ जाए, 100 के बाद सीधा 95 नहीं आता, 99 आएगा, 98 आएगा, 97 आएगा, 96 आएगा, फिर 95 आएगा। तो सिलेबस को जितना टुकड़ों में तोड़ो, फिर उन टुकड़ों को जितना टुकड़ों में तोड़ो, और फिर उन टुकड़ों को दिमाग में बैठा के, कोई रात में अगर 3 बजे भी जगा के आपको कोई कहानी या कोई वीडियो दिखाए कि वीडियो देखो या ये न्यूज़ आई है, या कोई दोस्त आया बोले यार चलो चाय पीने चलते हैं, 3 बजे यार पढ़ रहा था, और वो आपको बोले यार, बोले आज तो ऐसा ऐसा हुआ है यार, वो इंदौर में मैंने पढ़ा है कि वो नई चीज़ बन रही है। जैसे आपने सुना कि यार इंदौर में कोई नया हॉस्पिटल खुल रहा है, तो अब वो, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये हॉस्पिटल वाला टॉपिक मैं मध्य प्रदेश में कहाँ दिखा सकता हूँ। क्या मैं प्री में, मेरा ऐसा कोई टॉपिक है जो क्वेश्चन आ सकता है? प्री में क्वेश्चन हॉस्पिटल का नहीं आ सकता है, बट अगर वो उस हॉस्पिटल में कोई स्पेशलिटी है और वो इसी साल इनोग्रेट हुआ है, या वो स्कीम अभी लॉन्च हुई है, तो वो आ सकता है करंट अफेयर में। बट जब आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो और आपको वो हॉस्पिटल याद है, तो आप मतलब मध्य प्रदेश की ग्रोथ के बारे में अगर कुछ लिख रहे हो, तो ग्रोथ केवल एक ही फील्ड में नहीं होती। मतलब जैसे 3 सेक्टर बताएगा ये अर्थशास्त्र में, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। जैसे प्राइमरी में पहले अपन ने क्या, कृषि पकड़ा, फिर इंडस्ट्रीज पकड़ी, बट अब वो दोनों को पीछे छोड़ के सर्विस सेक्टर सबसे आगे निकल गया, सेवा का क्षेत्र। तो आप सब जब क्षेत्रों को पकड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप वो एग्जाम्पल कहाँ फिट कर पाएंगे, कभी मेंस में लिखने आ गया। तो जब आप सिलेबस को टुकड़ों में तोड़ेंगे ना, जितने टुकड़ों में तोड़ेंगे और जितने टुकड़ों को याद कर लेंगे, उतना अच्छा होगा। तो मैं वही करने वाला, मैं पढ़ता भी ऐसे ही हूँ कि टुकड़ों में तोड़ के गागर में सागर भरने का ट्राई करूँगा। और कोशिश है, ऐसा सोचा है
वो अपन लोग मतलब पूजा वगैरह करते तो माला करते कि एटलीस्ट 108 ऐसे टॉपिक में गागर में सागर भरा जाए 31 जनवरी तक, कि 108 में से अगर 20 क्वेश्चन भी आ गए तो मतलब मैं मानूंगा कि मैंने ओवर अचीव कर लिया, क्योंकि 20 क्वेश्चन आना 108 टॉपिक में से बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर 15 भी आ गए तो मैं मानूंगा कि मैं वेरी गुड पे हूँ। मतलब 20 में एक्सीलेंट, 15 में वेरी गुड, और 10 आए तो भी मैं अच्छा मानूंगा परफॉर्मेंस। अगर 108 टॉपिक में से जो सागर गागर भरने का काम मैं करूँगा, या मैं जो टॉपिक्स बनाऊँगा जो यहाँ पर डालूँगा, मैक्सिमम 5 मिनट के वीडियो होगा एक टॉपिक का, मैक्सिमम 5 मिनट वो मैं डालूँगा। और उससे 108 टॉपिक से अगर आपके 10 क्वेश्चन भी आएगा तो मैं अपने आप को रेटिंग दूंगा गुड की, मतलब मीट द एक्सपेक्टेशन, मतलब मैं जो चाह रहा था वो मैंने कर दिया। 15 आ गए तो मानो कि वेरी गुड, मतलब थोड़ा सा अबव किया मैंने। 20 आ गए तो आउटस्टैंडिंग। तो देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं, बट पीएससी में सबकी सेल्फ स्ट्रेटेजी खुद की होती है। किसी की स्ट्रेटेजी किसी पे काम नहीं आती। कोई आपको टाइम टेबल बना के देगा कि आप यूनिट 9 पढ़ो, यूनिट 7 पढ़ो। नहीं भाई, मेरा तो मन नदी पढ़ने का है आज। नहीं आता ना। देखो, आपको यूनिट 9 में रोबोटिक्स पढ़ना है, आपको मोर विजिलेंट होना पड़ेगा, मतलब मोर एक्टिवली होकर पढ़ना पड़ेगा, मोर समझ के पढ़ना पड़ेगा यार। नहीं आप भूल सकते। वही आप कोई ऐसे टॉपिक है, आप उसको कहानी जैसा पढ़ सकते हो। नहीं आज मेरा दिमाग उस टॉपिक पढ़ने का, तो स्ट्रेटेजी खुद की होती। नो स्ट्रेटेजी वर्क फॉर एवरीबॉडी। कोई भी मतलब जो हमारी प्लानिंग है वो सबके लिए समान नहीं हो सकती। ठीक है, तो एजेंडा 108, मतलब आप बोल सकते हैं कि मैं लॉन्च कर रहा हूँ आज। अभी फिर देखते हैं राम सरकार की क्या इच्छा है। मैं 108 बना भी पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा, लेकिन 108 जो मैं ट्राई करूँगा वो एमपी की करूँगा पहले। हाँ, एमपी पूरी हो गई और 108 पूरी नहीं हुई तो फिर मैं इंडियन ज्योग्राफी लूँगा। वो पूरी नहीं हुई फिर भी बचेगा तो फिर मैं इंडियन पॉलिटी लूँगा। हिस्ट्री मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। हिस्ट्री केवल सिलेक्टेड टॉपिक और क्वेश्चन पढ़ के पेपर निकालने का है। ठीक है, तो फिर अभी ये मैं मतलब अपलोड करता हूँ वीडियो, और आप लोग इसको देखें। अगर आपको लगे कि आपको हेल्पफुल है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और अभी तो मैं सपोर्ट मांगूंगा भी नहीं। फैक्ट है कि मैंने कुछ किया नहीं यूट्यूब पे, तो मैं क्यों सपोर्ट मांगूँ। बट हाँ, पहले मैं कुछ यूट्यूब पे लोगों के लिए दूंगा, जो लोगों को, जो पीएससी से जुड़े लोग हैं उन्हें वाकई में हेल्प कर सके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। देन फिर बात आती है सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब, वो सेकेंडरी है, वो मैटर भी नहीं करता। बट अगर कुछ मतलब सोचा है तो कुछ करेंगे। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि थोड़ा मतलब टाइम दे, और टाइम के साथ दिमाग में ऐसे विचार हमेशा जागृत रखे। कई बार ऐसा होता है कि मतलब उतना एनर्जी नहीं होता है कि आप अपने विचारों से लड़ सकें या उस पर काम कर सकें। तो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि वो सपोर्ट करें। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। मिलते हैं साथियों। थैंक यू, नमस्ते।